गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आपने व्याकरण में जो हिंदी व्याकरण है उसमें आपने अभी दोहा, चौपाई, सोरठा और बहुत सारे ऐसे व्याकरण सीख लिए हैं जो हम आपको भी यहाँ पर बता देते हैं आपने क्या क्या सीखा है इसमें। यदि कुछ आपको मिस हो भी गया है तो आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। जैसे अलंकार है, दोहे हैं, सोरठा है, चौपाई और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार जिसको हमने आपको बार बार बताया था, बार बार शब्दों को लिए जाते हैं। ये चीजें आपने अभी तक सीखी। और रस सीखे, रस हमारे 10 प्रकार के होते हैं, ये सारी आपने सीखी काव्य बोध में। और प्रगति बाद के प्रमुख कवि ये सीखे, युग सीखा आपने, हिंदी साहित्य में कितने युगों को बांटा गया है ये सीखा आपने, और हिंदी साहित्य का इतिहास किसको कहते हैं और कितने युगों तक आपका बटा हुआ है, ये सारी चीजें आपने अभी तक सीख ली है। ये 10th 11th और 12th क्लास के हिंदी के बच्चों के लिए है। ये व्याकरण की सारी चीजें जो है यहाँ पर सारी क्लास सीख सकती है। 9th क्लास में भी आते हैं, ये 9th क्लास के लिए भी हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे गद्य की विधाएं। गद्य की विधाएं क्या होती है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है गद्य की विधाएं। गद्य की विधाएं, गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, विधा का अर्थ होता है प्रकार, गद्य विधाओं से तात्पर्य गद्य के प्रकारों से। यहाँ पर गद्य के प्रकारों को 2 प्रकार से बांटा गया है। प्रमुख विधाएं होती हैं और एक गूढ़ विधाएं होती हैं। यानी कि प्रमुख विधाएं में हमारी 5 चीजें आती हैं, जैसे कि निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक और उपन्यास। ये चीजें कैसी हैं, आपने देखा सारी चीजें मिलती जुलती सी हैं, जैसे कि कहानी, निबंध, एकांकी, नाटक और उपन्यास। ये सारी चीजें मिलती है ना। हम कहानी सुनाते हैं तो दूसरों के लिए सुनाते हैं, उपन्यास लिखते हैं तो दूसरों के बारे में, नाटक होता है तो दूसरों के बारे में होते हैं, निबंध होता है तो दूसरों के बारे में होता है। तो यानी कि ये सारी जो होती है हमारी प्रमुख विधाएं होती है, बिल्कुल स्पेशल विधाएं जो है यहाँ पर हमारी ये 5 हैं। अब आती है हमारी गौण विधाएं। गौण विधाओं का मतलब होता है जो हमारे ऊपर भी लगती है और हम अपने बारे में भी बता सकते हैं और किसी दूसरे के बारे में भी बता सकते हैं। हमारी संस्मरण होते हैं और रेखा चित्र होते हैं, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टार्जन, डायरी लेखन, मेल वार्ता और पत्र साहित्य। इन 9 प्रकार के होते हैं हमारे गौण प्रमुख विधाएं। जो गौण विधाएं होती है वो 9 प्रकार की होती है, जो प्रमुख विधाएं होती है वो हमारी होती है 5 प्रकार की। अब इसमें सबसे पहले हमने निबंध का बोला था आपसे कि निबंध आता है, तो प्रमुख विधाओं में हमारे निबंध जो होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी दें कि उनकी परिभाषा है निबंध की कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों के लेखों की कसौटी है तो विधा जो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। यहाँ पर क्यों ऐसा बताया गया कि यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो गद्य जो है, निबंध गद्य जो है वो भी यहाँ पर कसौटी है, गद्य की कसौटी है। यहाँ पर इसलिए इसका कहा गया है कि जो कवि है, लेखक है, वो कसौटी के तौर पर उसको लिखते हैं। कसौटी का मतलब होता है जिस एक पत्थर होता है काले रंग का, उस पर सोना घिसा जाता है, उससे पता चलता है कि सोना है या नहीं, उसको कसौटी कहा जाता है। कसौटी पे खरा उतरना कहते हैं ना, कि कसौटी पे खरा उतरना, कसौटी जैसे से बात करना, यानी कि उस चीज को आप बिल्कुल सटीक बात कर देना सामने वाले से, तो ऐसे ही होता है। यहाँ सोना जो होता है वो कसौटी पर ही खरा उतरता है, यानी कि पता चल जाता है कि सोना खरा है या नहीं है। ऐसे यहाँ पर जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि हम कविताएं, कहानी, निबंध कुछ भी चीज लिखते हैं तो उसको खरा उतरना ही पड़ता है। इसलिए कहानी, निबंध की, गद्य की जो विधाएं कसौटी पर खरी उतरती है। निबंध के तत्व होते हैं, इन परिभाषाओं में निम्न आधार पर निबंध के निम्नलिखित तत्व निश्चित किए जा सकते हैं। जैसे निबंध की विषय वस्तु होती है, भाषा शैली। सबसे पहले तो निबंध की विषय वस्तु के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम किस विषय में निबंध को लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हमें विषय नहीं पता चलेगा, हमें सब्जेक्ट पता नहीं चलेगा कि हम निबंध किस पे लिखें, तो हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि हम निबंध काय पे लिखें। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए भी कहा जाता है, जो 3rd क्लास से लेके 7th 8th क्लास तक के बच्चे होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि गाय पे निबंध लिखिए, है ना। किसी भी एक जानवर पर निबंध लिखिए जो दूध देता हो। इसका अर्थ क्या होता है कि जो गाय पे लिखिए, भैंस पे लिखिए, बकरी पे लिखिए, भेड़ पर लिखिए, ऊंट पर लिखिए, ऐसे जानवरों के ऊपर जिनके 4 पैर होते हैं, जो दूध देते हैं, उन पे निबंध लिखे जा सकते हैं। लिखे तो सभी पे जा सकते हैं, कोई भी विषय हो,
निबंध तो सब पे लिख सकते हैं, लेकिन हम उनका विषय देते हैं कि आपको हिंदी लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कभी कभी तो हम कहते थे ना गाय पे लिखिए, है ना, कहते हैं ना गाय पे लिखिए, हमें भैंस पे नहीं लिखवाना है, हमें ऊँट पे नहीं लिखवाना है, हमें किसी और जानवर पे नहीं, बकरी पे नहीं, किस पे नहीं लिखवाना है, हमें लिखवाना है सिर्फ गाय पे। तो हमने उसका पर्टिकुलर नाम देकर उसका सब्जेक्ट बता दिया कि आपको गाय पर निबंध लिखना है। ऐसे ही जो हमारे निबंध की किताबें होती है, निबंध जो होते हैं उनका हमें विषय वस्तु मानना चाहिए और हमें पता भी चलना चाहिए कि उसकी विषय वस्तु क्या है, उसी आधार पर हम लिख सकते हैं। अब आता है दूसरे नंबर पर भाषा शैली। निबंध के लिए भाषा शैली हमें पता होना चाहिए कि हम किस भाषा में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी कभी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है ना हिंदी अंग्रेजी में फॉर्म भरिए, तो आप उसमें टिक लगा देते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में, किस लैंग्वेज में आपने भाषा उसमें फॉर्म भरा हुआ, आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, इन चीज़ों में आपको वहाँ पर एक टिक लगाना पड़ता है। ऐसी हमारी जो भाषा शैली है निबंध लिखने की, तो उसको आपको लिखना पड़ता है कि भाषा शैली हमारी कौन सी होती है। हम हिंदी में सबसे ज़्यादा निबंध लिखते हैं, तो इसलिए हमने इसलिए कहा है कि जो हिंदी में निबंध लिखते हैं उसको हिंदी भाषा की सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है और उसमें निबंध आसानी से लिखे जा सकते हैं, है ना। अब निबंध के प्रकार होते हैं। अभी तक हमने निबंध के तत्व बताए थे, जो भाषा विषय था, वस्तु विषय था और भाषा शैली थी, और जो तत्व होते हैं इसी के आधार पर हमारे निबंध चलते हैं। अब आता है हमारा निबंध के प्रकार। निबंध के 4 प्रकारों को विभाजित किया गया है, निबंध को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो होता है तो निबंध का वो होता है वर्णनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध। सेकंड पे होता है भावात्मक निबंध, थर्ड पे होता है विवरणात्मक निबंध और चौथे पे होता है विचारात्मक निबंध। अब वर्णनात्मक निबंध में हमें कैसे पता चलेगा कि इसको क्या करना है, हमें वर्णन करना होता है किसी भी चीज का, वर्णन, वर्णनात्मक। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, है ना, और जा रहे हैं फिर वो चीजें हमने अपने आंखों में देख ली और फिर जब हम वापस आए तो किसी ने हमसे पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो हमने उसका वर्णन करके उसके सामने वाले को बता दिया कि हम यहाँ गए थे। वर्णन बहुत सुंदर था तो सामने वाले को भी बड़ा अच्छा लगा सुनने में और वो भी उसको देखने के लिए वहाँ पर गया। तो यहाँ पर हमें वर्णन का मतलब होता है किसी भी चीज का वर्णन कर देना, वो वर्णनात्मक कहलाता है। निबंध में इन चारों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम वर्णनात्मक निबंध भी लिख सकते हैं, भावात्मक भी लिख सकते हैं और विवरणात्मक भी लिख सकते हैं, तो विचारात्मक भी निबंध लिखते हैं। बहुत तरह के निबंध होते हैं हमारे जो हम सहजता से लिख सकते हैं। जैसे कि अभी ये विवरण में था आया है कि हमें किसी चीज का वर्णन कर देना और बता देना कि हमें ये ऐसा ऐसा हुआ। मान लीजिए आपने प्लेटफॉर्म का लिखा, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे यात्री है, बहुत सारी भीड़ हो रही है, ट्रेन इधर से आ रही है, इस प्लेटफॉर्म से आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, आपने ऐसे सारा बहुत सारा वर्णन आपने कर दिया और उसे लिख दिया, है तो ये क्या हो गया, वर्णनात्मक हो गया। अब आता है ये हमारा भावात्मक। भावात्मक में आप क्या कैसे लिखेंगे, अब ट्रेन तो भावात्मक होती नहीं होती ना, या ट्रेन का वर्णन आप लिख देते हैं, उसका विवरण तो अपन लिख देते, ट्रेन डाली है, वहां से वहां जा रही थी, उसमें ये वाला इंजन लगा हुआ था, बिजली का इंजन लगा था, बहुत तेज गति से जा रही थी, तो सारा क्या हो गया, उसका वर्णन हो गया। अब भावात्मक में ट्रेन का तो नहीं आएगा ना, भावात्मक में किसका आएगा, माँ का आता है, माँ का आता है, बच्चों का आता है ना, किसी ऐसी चीज का आता है जो बिल्कुल भावना से जुड़ी हुई होती है, उनका आप वर्णन आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, जो हमारे भावात्मक में जो वर्णन आते हैं। जैसे कि माँ है, माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, बच्चा बिछड़ जाता है माँ से, ऐसा आप वर्णन उसमें कर सकते हैं, तो ये भावात्मक वर्णन कहलाते हैं। भावात्मक वर्णन होता है कि मन से मन को जुड़ी हुई बातें, है ना, उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना, किसी भी चीज के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना, उसको ही भावात्मक कहते हैं। हमारी भावना इस पेड़ से, हम बहुत छोटे थे तो हमने भी एक पेड़ लगाया था, आज हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारा पेड़ भी बड़ा होता जा रहा है, बन के हमें उससे दुगनी उम्र का हमारा पेड़ होता, तो ये हो जाती है भावनाओं से जुड़ी हुई भावात्मक, इसलिए इसको कहा जाता है कि जो भावनाओं से जुड़ी हुई होती है वो भावात्मक होती है। आता है विवरणात्मक, जिस किसी चीज का विवरण किया जाता है उसको हम विवरण कहते हैं, विवरणात्मक कहते हैं। विवरण करना किसी चीज का, किसी के बारे में बताना, किसी की जानकारी देना, वो हमारा विवरण होता है। जैसे कि किसी के लिए हमें विवरण देना है कि वो फलाने आदमी के घर में इतने लोग थे, इतने सदस्य थे, उसका विवरण दे देना, यानी जानकारी दे देना। विवरण का मतलब होता है जानकारी दे देना, किसी भी मनुष्य की दे दो, जानवरों की दे दो, या किसी भी चीज की दे दो, या
किसी भोपाल की कोई अच्छी दर्शनीय स्थलों की विवरण दे दो, इसलिए उसको कहा जाता है विवरण आत्मक। विचारात्मक होते हैं, आपके विचारों को अवगत कराना ही विचारात्मक निबंध में आता है। जो अपने विचारों को आप अवगत कराते हैं, अपने विचारों को दूसरे को बताते हैं, अपने विचारों को लिख कर जाहिर करते हैं, ये होते हैं हमारे विचारों आत्मक। यानी कि निबंध में हमारे इन चारों चीजों की जरूरत पड़ती है, और ये जरूरी एक कंपलसरी भी हो जाता है कि हम इन चारों चीजों को बहुत आसानी से समझ लें और सुन लें या लिख लें। ये चीजें ऐसी होती हैं जब हमें पता चलता है कि भावात्मक निबंध आप लिखें, तो भावात्मक निबंध में आप नदी लिख सकते हैं, पेड़ों के बारे में लिख सकते हैं, माँ के बारे में लिख सकते हैं, यानी कि अपनी प्रिय चीज के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। और विवरण में आ जाता है कि आपका कहाँ पर कैसा विवरण है। जगह का कर सकते हैं आप, इंसानों का कर सकते हैं, किसी के घर का कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मंदिरों का कर सकते हैं, ऐसा विवरण आप कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी भावात्मक निबंध के वर्णात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। ये आपके 4 प्रकार के निबंध के जो आपने भी समझे। अब आता है हिंदी का विकास का क्रम जो होता है, उसको भी 4 युगों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। इसके विकास क्रम को 4 युगों में बांटा गया हुआ है। इसके 4 युग कौन कौन से हैं? भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग है, जो वर्तमान युग में यानी कि आधुनिक काल में इसको कहा जाता है। अब इसमें ये तो हो गया आपके निबंध के बारे में, जो निबंध में हमारे युग को भी सम्मिलित किया, युग को भी डाल दिया गया है, युग के साथ भी हम इसमें जुड़ गए थे। अब आता है हमारे सेकंड नंबर पर जो हमारी प्रमुख विधाएं चल रही थी, जो निबंध था, निबंध के बारे में पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी, यानी कि पूरी जानकारी आपके पास है कि इसमें 4 युगों को भी उसमें बांट दिया गया निबंध के अनुसार। निबंध का जो विकास क्रम था उसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया था, भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, यानी कि हमारा आधुनिक काल। हम अभी भी निबंध लिखते हैं तो अपने आधुनिक काल की ओर भी लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हमको मिल गए जिन पे हम निबंध लिख के जा सकते हैं। अब आता है हमारी कहानी। सेकंड नंबर पर हमारी क्या थी? कहानी थी। कहानी की परिभाषा थी कि कहानी गद्य की कथात्मक विधा है। एलेन पोके ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है: कहानी एक ऐसा आख्यान है जो जितना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो। कहानी एक ऐसा आख्यान है, यानी कि एक ऐसी विधा है कि उसको छोटे से रूप में भी लिख सकते हैं और आप बड़े रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि आप एक कहानी को आप पढ़ के अलग भी कर सकते हैं, ऐसे भी उस कहानी लिखी जा सकती है। कहानी का हमेशा क्रम जो रहता है वो अपने ही ऊपर डिपेंड करता है, कहानी को आप किस तरह से लिख सकते हैं। राजा रानी की कहानी है ना, तोता मैना की कहानी, किसी भी चीज की कहानी, जानवर के ऊपर कहानी, भूत प्रेतों के ऊपर कहानी, बेताल के ऊपर कहानी, है ना, परियों के ऊपर कहानी, ऐसी कहानियां हम बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। और जितनी छोटी होती है कहानी में उतना ही मजा आता है, यानी कि कहानी सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट देती है। कहानियां हमारी दादी नानियां सुनाया करती थी, और इसी कार्यक्रम में जब हमारे यहाँ बच्चे छोटे रहते थे और दादियों के पास जाते थे, कहते थे कहानी सुनाओ, मैं नींद आ रही है, तो ये पहले लोरियां और कहानियां ही सुनाकर बच्चों को सुनाया जाता था। अब तो खैर मोबाइल का जमाना है, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दो, खेलते रहेंगे, खेलते खेलते सो जाएंगे। तो ये कहानियां उनको पता ही नहीं है कि कहानियां किसे कहा जाता है, नानी दादी की कहानियां क्या होती है, पंचतंत्र की कहानियां क्या होती है, बेताल की कहानी क्या है, है ना, सिंहासन गद्दी की कहानी क्या है। ये सारी कहानियां जो है यहाँ पर आपको कहानी के तौर पर बताई गई है कि जितनी आप कहानियां पढ़ते हैं उस कहानियों में आपका विचार, विवरण सब कुछ आ जाता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं ये भी हमें वहाँ पर ज्ञात हो जाता है, क्योंकि हम राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी यानी कि हम जब बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इसकी कहानी आप सुना रहे हैं। जादूगर की कहानी, है ना, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं जिनको हमें पता चल जाता है कि ये कहानियां सही। कहानी की परिभाषित करते हुए उनके तत्व रहेंगे, जैसे कि प्रेमचंद के अनुसार कहानी बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चरित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना होता है। जब भी हम कहानी सुनाते हैं या आपने कभी सुनी होगी कहानी, तो अपन कहानी को ऐसे स्टार्ट कर देते हैं कि एक राजा था, अयोध्या का एक राजा था दशरथ, उसके 4 पुत्र थे।
अब हमें कहानी कहाँ पे शुरू हो रही है? अयोध्या से शुरू हो रही है। हमने उस शहर का गाँव का नाम भी बता दिया, उधर के राजा का भी नाम बता दिया और उनके पुत्रों का भी नाम बता दिया। तो कैसे बताते हैं कि कहानी के तौर पर हम कहेंगे कि अयोध्या का राजा जो थे दशरथ, वो शासन के लिए थे और बहुत अच्छे से शासन चलाते थे। उनके बच्चे नहीं थे तो सोच रहे थे कि वो बच्चे कैसे हो, तो अपना शासन दें उनको और अपने शांतिपूर्वक अपने पूजा पाठ करें। ये सोच रहे थे। इतने में ऋषि आ गए। ऋषि ने कहा कि तुम एक यज्ञ कर लो, यज्ञ के द्वारा तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे 4 पुत्र हुए। चारों को उन्होंने राजकाज चलाने के लिए चारों को शिक्षा प्रदान करवाई। जिन गुरु ने ये बताया था कि आपके पुत्र हो जाएंगे, उन्हीं गुरु ने उनके शिक्षा का, दीक्षा का अपने ऊपर भार उठा लिया। वो आश्रम में गए, वहां पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ऐसी कहानी थी। अब ये कहानी हमारी चलते चलते कहाँ तक पहुंच जाती है कि उनका स्वयंवर हो जाता है, रावण आ जाता है, सीता को चुरा ले जाता है, राम उसको मार देते हैं और लंका से राजा खत्म हो जाता है, यानी कि रावण मर जाता है, अयोध्या वापस आते हैं और फिर उसमें अपने राज का समय लेते हैं। ऐसी कहानी हमारी यहाँ पर नहीं होती है। तो ये किस पे चलती रहती है? एक राजा के ऊपर चलती रहती है, राम के ऊपर चलती रहती है। वो कहानी एक के ऊपर चलती रहती है। यहाँ पर हम लक्ष्मण का जिक्र नहीं करते, भरत का नहीं करते, शत्रुघ्न का नहीं करते, सिर्फ एक राम का ही जिक्र करते हैं और पूरी कहानी हमारी वहीं पे खत्म हो जाती है। यानी कि हमारा जो पात्र होता है वो प्रमुख नायक होता है इस कहानी में, उसी की इर्द गिर्द कहानी को घूमना जाता है या वहां पे घूमी जा सकती है। ये किसके अनुसार होता है? प्रेमचंद्र के अनुसार कहा गया है कि एक नायक के ऊपर कहानी को वहीं घुमाया जा सकता है। बाबू गुलाब राय के शब्दों के अनुसार कहानी एक सप्ताहपूर्ण रचना है जिसमें प्रभावपूर्ण व्यक्ति केंद्रित घटना का अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन दर्शाते हुए पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कुतूहल पूर्ण वर्णन हो। तो उन्होंने बाबू गुलाब राय के शब्दों के अनुसार होता है कि प्रभावपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, उसका प्रभाव इतना होना चाहिए इस कहानी में कि कहानी दमदार लगने लगी, अच्छी लगने लगी कहानी, ताकि उसका जो किरदार निभा रहा है का जो वो पात्र जो है वो प्रमुख पात्र है और उसका जो कैरेक्टर होना चाहिए वो काफी दमदार होना चाहिए। कहानी के तत्व के आते हैं, जो कहानी में तत्व होते हैं वो 6 प्रकार के माने जाते हैं। कहा जाता है कि कथा वस्तु होनी चाहिए कहानी में, चरित्र चित्रण होना चाहिए, संवाद योजना होना चाहिए, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य कहानी का वो भी आप उसमें जाहिर कर सकते हैं। भाषा शैली आप जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा की सबसे अच्छी शैली है, तो हम इसी में लिख सकते हैं। वातावरण होना चाहिए, उसके आसपास का वातावरण कहना होता है। जैसे हम कहते हैं कि गाँव है, गाँव के पास एक तालाब है, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं और उसमें बरगद का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो ये क्या होता है? उधर का वातावरण हो जाता है। तो इस वातावरण के अनुसार आपने कहानी को बनाया है। संवाद योजना होती है कि आपकी जो संवाद छोटे होने चाहिए और संवाद की जो भाषा होनी चाहिए वो बिल्कुल सूचित होनी चाहिए, यानी कि ऐसे होनी चाहिए कि सामने वाले को जल्दी से समझ में आ जाए, जिसको हम डायलॉग कह सकते हैं। चरित्र चित्रण होते हैं, कहानी के पात्रों की संख्या कम होती है। इन पात्रों की चरित्र चित्रण विविध कार्यों में व्यापकों के द्वारा चित्रित होती है, यानी कि हम अपने ही द्वारा उनको चरित्र चित्रण कहते हैं। यानी कि उनकी जो चरित्र होता है उसका चित्रण हम आंखों में देख लेते हैं। जैसे हमें किसी को रावण बनाना है तो उसकी पर्सनैलिटी के अनुसार हमें रावण जैसा एक व्यक्ति को खोजना पड़ेगा, यानी कि खूब ऊंचा हो, अच्छा हो, हेयर टाइट का हो, तो ऐसे हमें रावण बनाने के लिए उसको ढूंढना पड़ेगा। अब राम के लिए बिल्कुल सुकुमार बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा चाहिए पड़ेगा जो बिल्कुल अच्छा और नाजुक और सुंदर, तो उसकी उनके लिए चरित्र के लिए वो राम के जो राम करना है जिसको उसके के लिए वैसा ही बच्चा चाहिए जिससे राम का हमारी कल्पना में चल रहे हैं। तो ये होता है कि चरित्र चित्रण के उन्हीं के अनुसार जो हमारा चित्र चल रहा है, हमारे दिमाग में जो कल्पना चल रही है उसके अनुसार वो उस कैटेगरी को उसमें जिसमें बच्चे आ रहे हैं ऐसे बच्चों को हमें ले लेना चाहिए। अब आता है हमारा कथानक व्यक्ति। कथा वस्तु के आधार पर कहानी का ढांचा खड़ा होता है। कथा में प्रायः 3 अंग होते हैं, आरंभ, जन्म, स्थिति और समापन। यानी कि कहानी का आरंभ कुतूहलपूर्ण होता है, अतः उद्देश्य जो उसका अंत होता है उद्देश्यपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जब तक हमारे उद्देश्य नहीं होते, आपने देखा होगा पहले नीति शिक्षा चलती है, बेसिक शिक्षा चलती थी काफी सारे टाइम पहले,
उसमें हर एक कहानियां दी जाती थी और एक कहानी के नीचे नोट दिया जाता था, चेतावनी भी कहते थे जिसको, और उद्देश्य भी कहते थे। उसमें लिखा जाता था कि ये कहानी इसके आधार पर केंद्रित है, यानी कि आप एक गडेरिया था, झूठ बोलता था, लड़ाई भेड़ाई करता रहता था, गांव वाले परेशान होकर उसको जाते थे बचाने के नाते। एक दिन अचानक सच में भेड़िया आ गया और उस भेड़ भेड़ जो गडेरिया था उसने बहुत आवाज लगाई, गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता रहता था कि गडेरिया भेड़िया आया मुझे बचाओ। गांव वाले अपने काम छोड़ छोड़ के बेचारे को पहाड़ से जाते थे, चढ़ते थे और उसको बचाने के लिए देखते थे, वो हंस देता था क्योंकि उस समय भेड़िया आया ही नहीं था, झूठ बोल जाता था। ऐसे गाँव में 2-4 बार लोगों ने उसने लोगों के साथ किया, तो उसने कहा ये तो झूठ बोलता है, भेड़िया तो आते ही नहीं। एक बार सचमुच में भेड़िया आ गया, भेड़िया सचमुच में आ गया, अब वो लगा हुआ चिल्लाने के लिए मुझे बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया ने कहा ये तो हमेशा मुझे बनाता है, और इसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा, भेड़िया उसको खा गया। जब गांव वाले ने देखा कि आवाज शांत हो गई है, तो देखा तो वो भेड़िया भेड़ उसको गड़ेरिया को लेके चला गया था। तो सचमुच में ये हादसा हो गया, लेकिन उसका परिणाम क्या था? झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता, झूठ बोलने से हमेशा नुकसान होता है और हमेशा दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। तो ये उद्देश्य हमारे लिए बताते हैं कि आप किस उद्देश्य से कहानी आपने सुनी या किस उद्देश्य से आपने कहानी को लिखा गया। इसलिए उद्देश्य होना भी बहुत जरूरी होता है कहानी के लिए। तो ये कहानी के अंत में जो होता है वो उद्देश्य हमारे लिए परिपूर्ण होता है और उसका अंत जो होता है वो उद्देश्य से भरपूर होना चाहिए। हम पता तो चले कि हमने किस उद्देश्य से ये कहानी सुनाई थी, है ना। तो ऐसे ही उसका उद्देश्य जो होता है वो उसका अंत भी होता है। अब आती है माया कि उद्देश्य की जो है वो आपको हमें बताई दी है कि क्या उद्देश्य होना चाहिए। अब आती है कहानी के भेद जो इसके प्रकार होते हैं, जैसे घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान तथा वातावरण प्रधान कहानी होती है। वातावरण प्रधान कहानी भी होनी चाहिए हमारी, और उसकी घटना भी होना चाहिए, चरित्र भी होना चाहिए और भाव प्रधान भी होना चाहिए। हमारी भावनात्मक कहानी जो हमने सबसे पहले आपको बताया था निबंध में, विचारात्मक, विवरण और भावनात्मक और ये घटनाक्रम, ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। क्यों? जब हम एक कहानी का आकार दे सकते हैं, कहानी के बारे में बता सकते हैं और उस पात्र के बारे में बता सकते हैं जिस पात्र को हमने यहाँ पर जीवित किया हुआ है। हमारी कल्पना उसमें तो वो पात्र जीवित हुआ है, वहां पर हम उसका एक नाम भी दे देते हैं कातिल, और वो उस कहानी के आधार पर यहाँ पर चलता रहता है। इसी कहानी के जो तत्व होते हैं वो होते हैं हमारे जो भेद, वो होते हैं हमारे 4 प्रकार के: घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान तथा वातावरण प्रधान। अब इसमें घटना प्रधान आप जानते हैं कि हमारी कहानी के तौर पर घटना कौन सी घटित होती है उसके आधार पर कहानी को बनाया जा सकता है, या फिर कहानी को बनाकर वो घटना को क्रम दिया जा सकता है, ऐसा भी होता है। चरित्र प्रधान होता है हमारी कल्पना से किसी भी मनुष्य